हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी एकेडमी। और आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 10th क्लास सिविक्स का, जो चैप्टर हमारा सेकंड चल रहा था, फेडरलिज्म, संघवाद। तो इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक कवर करने हैं वो जल्दी से देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो टॉपिक नंबर 6 है आपका, 5 टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुके हैं पहले वीडियो में। इसके अंदर आपको टॉपिक नंबर 6 से स्टार्ट करना है, जो कि है हाउ डज फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज्ड, संघीय व्यवस्था कैसे काम करती है। नंबर 7 पे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, भारत की भाषाई विविधता। नंबर 8 पे जो टॉपिक आपको कवर करना है वो है आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग। नंबर 9 पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इन इंडिया, भारत में विकेंद्रीकरण। नंबर 10 लोकल गवर्नमेंट ऑफ ब्राज़ील, ब्राज़ील का स्थानीय शासन। और नंबर 11 पे सबसे इंपॉर्टेंट आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि हमारी तरफ से आपको मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक नंबर 6, जो कि है हाउ डज फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज्ड, संघीय व्यवस्था कैसे काम करती है। तो फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल एंड एज वेल एज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। मतलब सीधी सीधी बात यहाँ पे है कि जो हमारी व्यवस्था होती है, संघीय व्यवस्था, वो संवैधानिक प्रावधानों के साथ साथ लोकतांत्रिक राजनीति के आधार पर चलती है। अब दो चीज़ यहाँ पे यूज़ की गई है, एक वर्ड है आपका संवैधानिक प्रावधान और दूसरा वर्ड है लोकतांत्रिक राजनीति। देखिए, जो संवैधानिक प्रावधान मतलब जो नियम कानून संविधान के अंदर दिए गए हैं, और साथ के साथ जो डेमोक्रेसी मतलब कि लोकतंत्र होता है, इसके आधार पर चलता है देश की संघीय व्यवस्था। अब भारत के क्षेत्र में, भारत के विषय में 3 चीज़ें यहाँ पे देखनी है आपको, जिसमें से नंबर 1 होगा आपका लिंग्विस्टिक स्टेट्स, भाषाई राज्य। नंबर 2 लैंग्वेज पॉलिसी, भाषा नीति। और नंबर 3 आपका इसमें रिलेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन, केंद्र और राज्य संबंध। तो 1 बाय 1 देखते हैं, तीनों को डिस्कस करते हैं। तो इन केस ऑफ इंडिया में पहला जो टॉपिक कवर करने वाले हम लोग इसमें देखें, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, भाषाई राज्य। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बॉर्डर ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, स्टार्टिंग में कमीशन बनाया गया था, इसमें कहा गया था कि भाषा के आधार पर राज्यों की सीमा को फिर से बदला जाएगा। देन क्या हो गया, इसमें क्या किया गया, सिंगल लैंग्वेज स्पीकर कंस्टिट्यूटेड इन अ सिंगल स्टेट, फॉर एग्जांपल पंजाब, हरियाणा, गुजरात एटसेट्रा। मतलब एक भाषा बोलने वाले लोगों को एक राज्य में डाल दिया गया, जैसे कि हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती। इस तरीके से एक ही लैंग्वेज के लोगों को एक ही राज्य में रख दिया गया। नंबर 3 चीज़, बिसाइड दिस सम स्टेट कंस्टिट्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, ज्योग्राफी एंड एथनिसिटी, फॉर एग्जाम्पल नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड। तो कुछ राज्यों को उनके ज्योग्राफिकली, उनके कल्चर के बेसिस पर, और कुछ उनकी जातीयता के, मतलब अलग अलग जो जाति के समूह रहते हैं उनके आधार पर भी बांटा गया। जैसे नागालैंड, आपका उत्तराखंड और झारखंड, ये जो स्टेट बनाए गए हैं, ये इनके ज्योग्राफिकली या कल्चर बेसिस पे इनको कंस्टिट्यूट किया गया है। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें आराम से याद करनी। नंबर 1 चीज़ है कि बॉर्डर दोबारा बनाई गई थी। नंबर 2 चीज़, लैंग्वेज के आधार पर लोगों को बांटा गया था। नंबर 3 चीज़, कुछ लोगों को कल्चर और ज्योग्राफिकली भी डिवाइड किया गया था। खैर अब बात करते हैं इसका जो वी पॉइंट है आपका, जो है लैंग्वेज पॉलिसी, जिसे कि हिंदी में भाषा नीति कहते हैं। अब इस भाषा नीति के अंदर क्या होता है कि हमारे संविधान में किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। मतलब कि देयर इज़ नो एनी नेशनल लैंग्वेज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं। बिकॉज ऑफ इसका रीज़न क्या है कि जो हिंदी है वो सिर्फ 40% लोग बोलते हैं। हिंदी इज़ अ ऑफिशियल लैंग्वेज, बट ओनली 40% पीपल आर हिंदी स्पीकर्स। हिंदी भाषा की हिंदी एक राजभाषा है, जिसे केवल हमारे 40% पीपल ही बोलते हैं। बात आती है, इसके अलावा हमारी जो 21 अदर लोकल लैंग्वेज है, उनको भी शेड्यूल किया गया है कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो भी ऑफिशियली। हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में राजभाषा का दर्जा दिया गया। मतलब कि 21 और भाषाएं हैं जिनको हिंदी की तरह मान्यता दी गई है। बात करते हैं हमारा तीसरा जो पॉइंट इसमें, यूनियन स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध। अब जब स्टार्टिंग में इंडिया जब आज़ाद हुआ था, तो बिगिनिंग में एक ही पार्टी गवर्नमेंट बनती थी, सेंट्रल में भी और स्टेट में भी। तो शुरुआती समय में ये चीज़ अच्छी थी कि भाई स्टेट गवर्नमेंट भी एक ही पार्टी की थी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक ही पार्टी की थी। बट आफ्टर कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि अब जब दोनों अलग अलग सरकारें बनती थी, मतलब सेंट्रल पे किसी और की और स्टेट में किसी और की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार ट्राई करती थी कि वो उसकी जो पावर्स है, किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की पावर को कम करना चाहती। तो इस तरह की चीज़ें कई बार देखी गई। तो लेकिन कुछ समय बाद देखा गया कि जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दल की सरकारें बनती है, तब राज्य की शक्तियों को अनदेखा करने की कोशिश करती है कौन, आपकी केंद्र सरकार। तो यहाँ पर कई बार इस चीज़ का थोड़ा सा देखा गया था। बट आफ्टर 1919 के बाद ये चीज़ थोड़ी सी शॉर्ट आउट हो गई। बिकॉज ऑफ उसके बाद हमने देखा क्या कि जो गवर्नमेंट बनती है वो गठबंधन सरकारों की बनती है। मतलब कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है, दिस सिचुएशन हैज़ चेंज आफ्टर 1990 व्हेन द गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड एज द coalition governments।
मतलब कि 1990 के बाद यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा दलों की सरकारें मिल करके कोई सरकार का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम थी कि भाई स्टेट को राइट्स नहीं देगी कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये प्रॉब्लम यहाँ से शॉर्ट आउट हो गई। खैर आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में भाषाई विविधता। अभी होता क्या है, आपको बता दें कि भारत के अंदर जब 2001 की जनगणना हुई थी, सेंसस हुआ था, तो वहाँ से जो डेटा निकल कर आया था, देयर आर मोर देन 1500 डिफरेंट लैंग्वेज नोटिफाइड एज द मदर लैंग्वेज अकॉर्डिंग सेंसस 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत में 1500 से भी ज़्यादा अलग अलग भाषाओं को मातृभाषा के रूप में दर्ज करवाया गया था। ओके, अपने आप में अच्छा डाटा है, 1500 से ज़्यादा लैंग्वेजेस थी। नंबर 2 चीज़, ऑल ओवर 22 लैंग्वेज आर इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दिस लैंग्वेज आर नोन एज द शेड्यूल लैंग्वेजेस। क्योंकि हिंदी के अलावा 21 और लैंग्वेज थी, तो कुल मिला के 22 लैंग्वेज हो गई, जिनको भारतीय संविधान की 8वीं सूची में, मतलब 8th जो शेड्यूल है उसमें रखा गया है। इसलिए इन भाषाओं को हम किस नाम से जानते हैं, अनुसूचित भाषाएं। इंग्लिश में लिखा है शेड्यूल लैंग्वेजेस। नाउ हिंदी इज़ हाईली स्पीकिंग लैंग्वेज, अबाउट 40% पीपल स्पीक। कि हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, लगभग देश के 40% आबादी इसको बोलती है। और वहीं बात करें इंग्लिश को प्रेफर करने वाले लोगों की जो पॉपुलेशन है यहाँ पे 0.20% पीपल प्रेफर्ड इंग्लिश एज मदर लैंग्वेज। कि अंग्रेजी को मातृभाषा बनाने वालों की संख्या या कहने वालों की संख्या सिर्फ 0.20% है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे भारत में लैंग्वेजेस का काफ़ी ज़्यादा लोचा है, कि 1500 से ज़्यादा लैंग्वेजेस है, इसलिए किसी भी लैंग्वेज को पर्टिकुलरली नेशनल लैंग्वेज नहीं कन्वर्ट किया गया। खैर अब बात करते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो नाम से पता चल रहा है कमीशन है, एक ऐसा कमीशन है जिसकी स्टेबलमेंट किस लिए हुई थी, ताकि रीऑर्गेनाइज किया जा सके स्टेट्स को, मतलब राज्यों को। इट इज़ अ कमीशन विच वॉज द स्टेब्लिश्ड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। यह आयोग था जिसकी स्थापना भारत में राज्यों को अगेन रीऑर्गेनाइज करने के लिए की गई थी। इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखिए SRC, रिपोर्ट अप्लाइड ऑन द 1 नवंबर 1950। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो रिपोर्ट आई थी वही थी 1 नवंबर 1956 को, उसी दिन उसे लागू कर दिया गया था। देन अकॉर्डिंग टू SRC, स्टेट रिकॉर्गनाइज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। कि इसके हिसाब से जो आयोग ने रिपोर्ट दी थी कि राज्यों को किस आधार पर रीऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, वो था उनका लैंग्वेज, कि जहाँ पर जिस लैंग्वेज के लोग रहते हैं उस लैंग्वेज के बेसिस पर हम क्या कर देंगे, राज्यों को बांट देंगे। ठीक है, जैसे हमने अभी एग्जांपल लेते हैं, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती और हरियाणा में हरियाणवी लैंग्वेज बोली जाती है। तो इसी बेसिस पे इसने भी कहा था कि हम भाषाओं के आधार पर बांट देंगे। बाद में हमने देखा भी कि कुछ ज्योग्राफिकली भी डिवाइड किए गए थे कुछ स्टेट। खैर अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि हमारा 9 है, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, भारत में विकेंद्रीकरण। अच्छा, होता क्या है विकेंद्रीकरण का मतलब होता है पावर शेयरिंग, शक्तियों को बांट देना, जितनी भी पावर है गवर्नमेंट की वो अलग अलग लेवल पर डिवाइड कर देना। तो वैन सम पावर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट शेयर टू द लोकल गवर्नमेंट, इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। कि जब केंद्र और राज्य से शक्तियाँ लेकर के स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। मतलब कुछ पावर स्टेट की और कुछ पावर यूनियन की, दोनों गवर्नमेंट की कुछ पावर कंबाइन करके किसे दे दी जाती है, लोकल गवर्नमेंट को। तो इसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। नंबर दूसरी चीज़, द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट इज़ नोन एज लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत के अंदर क्या है, जो थर्ड टियर है, तीसरा स्तर है राज्य उसका, सरकार का, उसे स्थानीय शासन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा गांव की बात करें, इन विलेज लोकल गवर्नमेंट नोन एज द पंचायती राज। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय शासन को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। और ये पंचायती राज का जो कंसेप्ट आया था, ये आया था 1992 के अंदर। ठीक है, संविधान का जो 73वां संविधान 74th हुआ था, 74वां संविधान संशोधन के बाद ही आया था। देन इसी तरीके में कि शहरों के अंदर इसे नगर पालिका कहा गया, म्यूनसिपालिटीज़। ठीक है, देन इसी जो बड़े शहर हैं आपके, इन बिग सिटीज़ इट इज़ नोन एज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। बड़े शहरों में से नगर निगम के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा सा डीपली थोड़ा बताऊँ यहाँ पे, जो बिल्कुल गांव ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे इसे ग्राम पंचायत कहते हैं या पंचायती राज के नाम से जानते हैं। अगर थोड़ा सा शहरी इलाका है तो वहाँ पे इसे नगर पालिका कह देते हैं या म्यूनसिपैलिटीज़ कह देते हैं। और अगर बहुत ही अच्छी सिटी जैसे दिल्ली जैसे शहर है तो यहाँ पर इसे क्या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं, इसे हम नगर निगम कहते हैं। तो आई होप तीनों में डिफरेंसेंसी आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पे जो थर्ड टियर है आपका गवर्नमेंट का, जिसे लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, उसकी पावर शेयरिंग की बात की जाती है कि जब भी स्टेट से और
यूनियन से पावर ले करके किसको दे दी जाए, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे कहेंगे वहाँ पे क्या हुआ है, सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। चलिए बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो ये लास्ट है अपना, सॉरी सेकंड लास्ट टॉपिक आपका लोकल गवर्नमेंट ऑफ ब्राज़ील, ब्राज़ील का स्थानीय शासन। ये थोड़ा सा यूनिक है, यूनिक इसलिए क्योंकि पार्टिसिपेशन करने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। वो कैसे, द लोकल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड विद ऑल पीपल ऑफ लोकल एरिया ऑफ पोर्टो एल्ग्रे इन ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में एक जगह है जिसका नाम है पोर्टो एल्ग्रे, में स्थानीय निवासियों को स्थानीय शासन के गठन की जिम्मेदारी दी गई है। मतलब जितने भी उस लोकेलिटी के अंदर लोग रहेंगे उन सभी को पार्टिसिपेट कराया जाता है। उसमें लगभग कितने, एक शहर के अंदर एक सिटी है तो 13 लाख पीपल पार्टिसिपेटेड इन मेकिंग बजट, जहाँ बजट बनाने के लिए एक शहर के 13 लाख लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ये डेटा बताते हैं हमें, ठीक है। देन इसके पार्ट हमें एक और बताया गया अबाउट 20,000 पीपल पार्टिसिपेटेड इन द टेकिंग डिसीजन प्रोसेस एवरी ईयर। हर साल लगभग 20,000 लोग हिस्सा लेते हैं इसमें डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको ढंग से क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो गाइज जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो सेक्शन है आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चले जाइए, वहाँ पे लिंक होगा, आप लिंक पर क्लिक करके आप हमें जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सअप पर शेयर कर सकते हैं, या साथ ही साथ आप हमारा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के भी शेयर करना ना भूलिए, और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।